नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे शासक की कहानी जिसने कभी पूरे अफ्रीका को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है इदी अमीन की, एक सैनिक से तानाशाह बनने वाला इंसान जो युगांडा का राष्ट्रपति बना, लेकिन उसका शासन बन गया आतंक, अत्याचार और खून खराबे की मिसाल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन था इदी अमीन, उसका शासन कैसा था और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। इदी अमीन एक ऐसा नाम जिसने एक पूरी पीढ़ी को भय में जीना सिखाया, एक ऐसा शासक जो कभी जनता का हीरो बना और फिर उन्हीं का जल्लाद। अफ्रीकी इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं पाती, और इदी अमीन उन्हीं में से एक है। एक सैनिक से राष्ट्रपति बनने तक का सफर, फिर राष्ट्रपति से तानाशाह बनने की कहानी। युगांडा की धरती पर 1970 के दशक में खून, आतंक और अराजकता का जो तांडव मचा, उसकी जड़ें उसी इंसान से जुड़ी थीं, इदी अमीन दादा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इदी अमीन का जीवन कैसे शुरू हुआ, उसने सत्ता कैसे हासिल की, क्यों उसके शासन को युगांडा का सबसे काला दौर कहा जाता है, और आखिर में उसका अंत कैसे हुआ। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये सत्ता के लालच, तानाशाही की अंधता और मानवता के पतन की कहानी है। इदी अमीन दादा का जन्म लगभग 1925, कुछ स्रोतों में 1924 में उत्तर पश्चिमी युगांडा के कोबोको क्षेत्र में एक काकवा पिता और लुकबरा माता के यहाँ हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत सीमित रही, लेकिन 1946 में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना किंग्स अफ्रीकन राइफल्स कर में एक रसोई सहायक के रूप में प्रवेश किया। उनके सैन्य करियर का आरंभ यहीं से हुआ। 1952-56 तक उन्होंने केन्या में माओ माओ विद्रोह के दबाव और सोमालिया में शिफ्टा विद्रोह के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई में हिस्सा लिया। 1959 में उन्होंने एफएनडी रैंक हासिल की, जो उस समय काले अफ्रीकी सैनिकों के लिए कर में सबसे ऊंची रैंक थी। स्वतंत्रता के बाद 1966 तक उन्होंने युगांडा सेना के मुख्य कमांडर का पद संभाला। 1962 में युगांडा की स्वतंत्रता के बाद मिल्टन ओबोटे देश के नेता बने और अमीन भी उनसे गहरे जुड़ गए। ये गठबंधन 1970 तक स्थिर रहा, लेकिन विश्वासघात और सत्ता की लालसा के चलते टकराव पैदा हो गया। 25 जनवरी 1971 को अमीन ने सैन्य तख्तापलट किया और ओबोटे को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वे युगांडा के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष बने। अमीन ने अपनी सत्ता को जमाने के लिए कई तानाशाही कदम उठाए। उन्होंने संविधान को समाप्त करके खुद सत्ताधारी बन गए और कानून व्यवस्था को सैन्य अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया। एसआरबी स्टेट रिसर्च ब्यूरो और पीएसयू जैसे आतंरिक सुरक्षा बल बनाए गए, जिन्होंने व्यापक मानवाधिकार, हनन, हत्या और यातना की भारी बहार लगा दी। 1972 में एशियाई समुदाय, विशेष रूप से भारतीय मूल के व्यापारियों को 90 दिनों में देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया। इससे लगभग 70,000 लोग देश से निकाले गए और युगांडा की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। इस दौरान देश में लाखों लोग मारे गए या गायब हुए, संख्याएं 100,000 से लेकर 500,000 तक आकलित की गई हैं। अमीन ने विदेशी नीतियों में भी बदलाव किए। अपना रुख पश्चिम और इजराइल से बदलते हुए उन्होंने लीबिया और फिलिस्तीन समर्थक गुटों के साथ गठजोड़ साधा। 1976 में एंटेबे पर हमला हुआ, जिसमें अमीन ने विमान अपहरणकर्ताओं का समर्थन किया। बाद में इजरायली कमांडो द्वारा बचाव किया गया। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने उनकी सत्तावाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें अपनी क्रिसमस कार्ड सूची से हटा दिया था। इदी अमीन युगांडा के इतिहास का एक क्रूर और तानाशाही नेता था। उसके शासन 1971-1979 को हत्या, अत्याचार और अराजकता के लिए जाना जाता है। लेकिन जब 1979 में उसका पतन हुआ, तो युगांडा ने एक नए युग की ओर कदम बढ़ाया। इस लेख में हम जानेंगे कि इदी अमीन के पतन के बाद युगांडा में क्या-क्या बदलाव हुए। इदी अमीन का पतन 1979। 1978 में इदी अमीन ने तंजानिया पर हमला किया, जिसके बाद तंजानिया की सेना और युगांडा के विद्रोही गुटों ने मिलकर इदी अमीन की सेना को हराया। अप्रैल 1979 में इदी अमीन सत्ता छोड़कर सऊदी अरब भाग गया और वहीं निर्वासन में उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद युगांडा में एक नई राजनीतिक शुरुआत की कोशिशें शुरू हुईं। इदी अमीन के बाद का समय, राजनीतिक अस्थिरता 1979-1986। इदी अमीन के जाने के बाद युगांडा में स्थिर सरकार बनाना आसान नहीं था। कई नेताओं ने एक के बाद एक राष्ट्रपति पद संभाला। यूसुफ लूले 1979, गॉडफ्रे बिनेसा 1979-1980, फिर मिल्टन ओबोटे ने सत्ता संभाली, लेकिन उनके शासन में भी भ्रष्टाचार और हिंसा बनी रही। 1980 में चुनाव के बाद भी हालात नहीं सुधरे, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। युवरी मुसेवेनी का उदय 1986। 1980 के चुनाव में धांधली के विरोध में युवरी मुसेवेनी ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। 1986 में उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस आर्मी एनआरए के साथ राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बने। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठाए। प्रमुख सुधार। आर्थिक सुधार।
विदेशी निवेश बढ़ा, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन मिला, गरीबी में कमी लाने की कोशिशें की गईं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यूपीई शुरू की गई, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, संविधान और लोकतंत्र 1995 में नया संविधान बना। हालांकि बाद में इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति पद की समय सीमा हटा दी गई, जिससे मुसेवेनी लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। चुनौतियां और आलोचना। राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, विपक्ष को दबाया गया, चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे, मानवाधिकारों का उल्लंघन, पुलिस हिंसा, मीडिया पर प्रतिबंध आदि की आलोचना हुई। लंबा शासन। मुसेवेनी अब तक 2025 तक राष्ट्रपति बने हुए हैं, जिससे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। इदी अमीन के पतन के बाद युगांडा ने एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण सफर तय किया। युवरी मुसेवेनी की अगुवाई में देश ने स्थिरता और विकास की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन लोकतंत्र, मानवाधिकार और सत्ता के संतुलन को लेकर अब भी सुधार की जरूरत है। युगांडा की ये यात्रा बताती है कि एक देश तानाशाही के बाद भी उठ सकता है, अगर नेतृत्व मजबूत हो और जनता साथ दे। 19 जुलाई 2003 को इदी अमीन की चौथी पत्नी नालोंगो मदीना ने बताया कि वे सऊदी अरब के जेद्दा स्थित किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गंभीर किडनी फेलियर के कारण कोमा में हैं और मौत के करीब हैं। उन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से अपील की कि अमीन को अपने जीवन के अंतिम समय के लिए युगांडा लौटने की अनुमति दी जाए। मुसेवेनी ने उत्तर दिया कि अमीन को वापस लाते ही अपने पापों का जवाब देना होगा। बाद में अमीन के परिवार ने लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला किया और इस कारण 16 अगस्त 2003 को अमीन की जेद्दा के उसी अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें जेद्दा के रुवाइस कब्रिस्तान में एक साधारण कब्र में बिना किसी औपचारिकता या समारोह के दफनाया गया। अमीन की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डेविड ओवेन ने यह खुलासा किया कि जब वे 1977 से 1979 के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने अमीन की हत्या कराने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने अपने इस विचार का बचाव करते हुए कहा, मुझे इसे सोचने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उसका शासन पोल पॉट के स्तर पर था, अफ्रीका के सबसे क्रूर शासन में से एक। इदी अमीन एक ऐसा नाम है जो अफ्रीका के इतिहास में क्रूरता, भय और सत्ता के अंधे नशे का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा सैनिक जिसने राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफर तो तय किया, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर अपने ही देश को खून, आतंक और अशांति की आग में झोंक दिया। 1971 से 1979 तक युगांडा इदी अमीन के डर से कांपता रहा। लाखों लोगों की हत्याएं, मानवाधिकारों का हनन और विरोधियों का दमन, ये सब उसकी पहचान बन गया। लेकिन हर तानाशाह का एक अंत होता है, और अमीन का अंत बेदखली और निर्वासन में हुआ। जब उसकी सत्ता छिनी तो वो भागकर सऊदी अरब में छिप गया और वहीं एक अस्पताल के बेड पर लाइफ सपोर्ट से जुड़ा हुआ खामोशी से मर गया। न कोई तख्त, न ताज, न सलामी, सिर्फ एक सादा कब्र और पीछे छूट गए सवाल। क्या ये अंत उन अत्याचारों का हिसाब था? क्या वो लोग जिन्हें उसने मिटा दिया कभी न्याय पाएंगे? आज भी युगांडा की जनता उसके शासन के जख्मों को याद करती है, कुछ दर्द भरे, कुछ चेतावनी की तरह। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता जब अंधी हो जाए तो वो नेता नहीं, तानाशाह बन जाती है, और तानाशाह अंततः इतिहास में दफन कर दिए जाते हैं। इदी अमीन 1925-2003, एक सैनिक, एक तानाशाह और इतिहास की एक चेतावनी। तानाशाही कभी स्थायी नहीं होती, इतिहास हमेशा उसे हत्यारे के रूप में याद किया गया। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।